ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक की। अगले 10 प्रश्न की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 तक जो है हमने सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 81 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। यहाँ भी जो है दो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं आपको। पहला स्टेटमेंट्स है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक जो है भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और स्टेटमेंट 2 जो है वो कह रहा है कि यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई फिजिकल एसेट्स इसके पीछे वर्क नहीं करता, केवल सरकार का विश्वास का जो है बस वही उसके द्वारा ही इसको समर्थन दिया गया है। कोई फिजिकल एसेट्स इसके द्वारा ये बैकअप नहीं किया गया है, समर्थित नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो कर रहा है कि अमेरिका अगर डिफॉल्टर हो जाए तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक जो होते हैं वो भुगतान प्राप्त करने के लिए दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये गलत है। नहीं तो ऐसे में तो पब्लिक का पैसा का जो है वो लुटिया डूब जाएगा और वो कोई भी जो है क्लेम भी नहीं कर पाएगा। तो क्लेम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो दावा जो एक्सेप्ट करेंगे और बाद में रिसीव करेंगे वो पैसा जो है इनको दिया जाएगा। तो केवल स्टेटमेंट जो 2 है वो राइट है और पहला वाला क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आप देख लीजिए दूसरा जिसमें सही है और पहला जिसमें सही नहीं हो, तो आपका ऑप्शन डी में ऐसा ही है कि कथन फर्स्ट सही नहीं और कथन 2 जो है वो सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसमें भी 2 है कथन। पहला है कि सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता की चूक का जोखिम बढ़ा देता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सामूहिक ऋण एक नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकता है, किंतु ऋण व्यवस्था यानी क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब सामूहिक रूप से ऋण देंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को या किसी ग्रुप में ऋण देंगे तो एकमुश्त निधि राशि तो हो सकता है, लेकिन किसी का एक क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। अब पहले स्टेटमेंट के बीच में आते हैं कि सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता की चूक का जोखिम बढ़ा देता है। तो ये उधारकर्ता की चूक का जोखिम बढ़ा करना घटा देता है। जब सामूहिक रूप से आप ऋण देते हैं, ग्रुप में ऋण देते हैं, तो किसी एक पर डिपेंडेंट ना होकर पूरे ग्रुप पर जो है डिपेंडेंट होता है और उस पूरे ग्रुप की लायबिलिटीज होती है कि ऋण को समय पर जो है चुकता कर दिया जाए। तो ऐसे में उसके डिफॉल्टर होने की संभावना जो होती है और रिस्क जो होती है वो घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो दूसरा गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, सेकेंड जो है वो सही है और पहला जो है गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें स्टेटमेंट सेकेंड जो है सही और पहला जो है आपका गलत हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 डिजिटल रुपये के संबंध में जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं आपको। पहला कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक यानी सॉवरेन मुद्रा है। और ये पता ही है आपको कि पिछले वर्ष जो है डिजिटल करेंसी जो है जारी की गई थी, 2022 के अंत में इस पर जो है चर्चा हुई थी। तो ये जो है बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि आरबीआई के तुलन पत्र जो बैलेंस शीट होता है, ठीक है, उस पर देयता के रूप में दिखाया जाता है। तो दूसरा भी है, इस पर लायबिलिटीज के रूप में दिखाते हैं। और तीसरा कह रहा है कि डिजाइन से मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके होने से मुद्रास्फीति नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से ये परिवर्तनीय है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी कैश की तरह है। जो वाणिज्यिक बैंक मुद्रा के लिए या फिर नकदी के रूप में स्वतंत्र रूप से ये परिवर्तनीय है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा उसके हिसाब से? राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा जिसमें होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 84।
क्वेश्चन नंबर 84, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को समानता निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? समान सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। गौतम बुद्ध को शाक्यमुनि और तथागत दोनों नामों से जाना जाता था, तो 2 और 3 सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्वेश्चन कर रहा है मैच करने के लिए बॉक्स में एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ राज्य और तीसरा विवरण दे रखा गया है। पहले नंबर पर कह रहा है कि चंद्रकेतुगढ़ एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल जो उड़ीसा में स्थित है और ये पोर्ट सिटी है, व्यापार बंदरगाह शहर है। तो ये तो सही है, चंद्रकेतुगढ़ जो है ये पोर्ट सिटी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उड़ीसा में स्थित है ये गलत हो गया। ये जो है वेस्ट बंगाल में है स्थित। कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका एक तरीके से गलत हो गया। दूसरा इनाम गांव बोल रहा है महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है, और विवरण दे रहा है कि ताम्रपाषाण स्थल है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो गया। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि मंगडू एक जगह है जो केरल में स्थित है और महापाषाण स्थल है, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट है कि सालीहुंडम है आंध्र प्रदेश में और शैलकृत गुफा मंदिर है। तो सालीहुंडम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शैलकृत गुफा मंदिर न होकर जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो बात कर रहे हैं ये गलत हो गया। तो इस तरीके से स्टेटमेंट जो है चौथा भी है रॉन्ग हो गया। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही जो है प्योरली सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां 2 और 3 दोनों सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? और ये अनुमति दी थी, 4 ऑप्शन आपके सामने है, राजा कृष्णदेव राय ने। पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य थे जिसकी स्थापना हुई थी, किसने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो संगम वंश वाले पहले आए थे, फिर तालु वंश, फिर शालूब वंश, फिर और बेटू जैसे वंश आए। उनमें से जो है कृष्णदेव राय जो एक प्रतापी शासक हुआ करता था और इसने ही पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आया वो पुर्तगीजों का ही आया। सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा आया, फिर दोबारा से वास्को डिगामा 1502 में पहुंच गया और पुर्तगीज कंपनी बनकर फिर जो है व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई और धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकली इंटरफ्रेंस करना शुरू किया और जो यहाँ पर जो है किले विले का निर्माण करना शुरू किया। बाद में जो है पुर्तगालियों का जो है सफाया अंग्रेजों ने आकर किया। ठीक है, जब बेदरा का युद्ध लड़ते हैं तो पुर्तगीज जो है इससे हार जाता है। हालांकि अंत तक जो पुर्तगाली सबसे पहले आए और अंत तक जो है गोवा पर जो है 1961 तक ये राज करते रहे थे और अंत में जो है ये जो बेदरा का युद्ध हुआ था वो डचों के खिलाफ हुआ था, ना कि पुर्तगालियों के खिलाफ। और 1961 तक जो है ये पुर्तगीज लोग जो थे 1961 तक गोवा पर इन्होंने अधिकार जमाए हुए था, यानी सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली शासक ही थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कॉर्नवालिस द्वारा कहता है कि राजस्व संग्रहण के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया गया है। क्या क्या है? पहला है कि राजस्व संग्रह के रैयतवारी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दे दी गई थी। और दूसरा, बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य के राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, प्योरली सही है। जमींदारी व्यवस्था में ऐसा ही प्रावधान था। पहला स्टेटमेंट जो रैयतवारी बंदोबस्त के संबंध में है, इसमें कह रहा है कि फसल खराब हो जाए या प्राकृतिक आपदा हो जाए तो राजस्व भुगतान में जो है छूट दे दिया गया था, ये गलत है। इस तरह का कोई भी मुरव्वत जो है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को, भारतीय किसानों को नहीं दिया गया था। आपको पता है कि कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 ईस्वी में लाया गया था। पहले ये 10 साला पद्धति थी, 10 साल के लिए शुरू में लाया गया था, लेकिन
1793 में 1793 में इसे जो है अस्थाई बंदोबस्त में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें ऊंची बोली लगाने वाले जमींदार, इसमें कहा गया था कि जमींदार लोग जो है वही ज़मीन के मालिक हैं और इसके नीचे रैयत लोग जो है काम करते थे। जमींदार जो था पूरा लगान वसूल करता था और एक नियत तिथि के अंदर जो है उसे जो अंग्रेज़ों को दे देता था। उसमें 1/10 से लेकर 1/11वां हिस्सा जमींदार अपने खर्च के लिए रख लेता था और रेस्ट जो है वो उसको यानी कि अंग्रेज़ों को देना होता था। यदि जमींदार ऐसा करने में असमर्थ होता था तो उससे जो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। तो इसकी बात कर रहा है स्टेटमेंट नंबर 2, जो कि बिल्कुल सही है। और ये जमींदारी व्यवस्था आपके जो है बंगाल प्रोविंस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस था। इसके अलावा बनारस वाला जो क्षेत्र आज का देख रहे हैं उधर भी जो था आपका ये अस्थाई बंदोबस्त था। पूरे इंडिया के 19% क्षेत्र पर जो था ये व्यवस्था लागू थी। 19% एरिया पर यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू थी। और ये जो रैयतवारी बंदोबस्त देख रहे हैं ये डायरेक्टली किसानों के साथ जो है अंग्रेज़ों ने किया था, ठीक है, मैन टू मैन, यानी सीधे इसमें डायरेक्टली किसान, प्रत्येक किसान जो था अपने निर्धारित लगान को जो है वो देने के लिए जो थे जिम्मेदार हुआ करते थे। और रैयतवारी व्यवस्था जो है 30% एरिया पर जो था लागू था। और ये जो साउथ का जो एरिया देख रहे हैं, साउथ का एरिया या वेस्ट का जो एरिया आप देख रहे हैं, उस एरिया में जो है ज़्यादातर प्रचलित था। जो संयुक्त प्रांत वाला एरिया है या फिर साउथ में जो एरिया देख रहे हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था जो है चलती थी। और एक तीसरा जो था वो महालवारी सिस्टम हुआ करता था, जो 51% एरिया पर लागू था। इसमें सामूहिक रूप से पूरे गांव वाले को जो है वो चुकाना पड़ता था लगान, और सबसे बड़े एरिया में यही था। ये आपका जो है 12 महल क्षेत्र जो बंदरास वाला एरिया है, वहाँ से लेकर महाराष्ट्र वाला एरिया में आप चले जाएं, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में आप असम वाला एरिया चले जाएं, पूर्वी बंगाल वाला एरिया चले जाएं, तो बहुत बड़े क्षेत्र में जो था ये व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था लागू था। ठीक है, ये जो रैयतवारी व्यवस्था है इसको कर्नल रीड को जो है माना जाता है इस व्यवस्था का जन्मदाता। जबकि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 भी आपका जो है हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स दे रखे गए हैं 1 और 2। पहला कह रहा है कि उपनिषद में कोई नीति कथा यानी पैराबॉल नहीं है, और दूसरा कह रहा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है। तो पहला जो स्टेटमेंट्स है वो तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि पैराबॉल नहीं है की बात कर रहा है, जबकि बहुत सारी नीति कथाएं हैं। और दूसरा कह रहा है कि उपनिषद की रचना पुराणों से भी पहले हुई। तो उपनिषद की रहना जो है वो 600 BC के आसपास हुई है और पुराण जो है उसके बाद के हैं। ऑब्वियसली है कि उपनिषद की रचना जो है पुराणों से पहले हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। उपनिषद का मतलब भी होता है समीप जाकर बैठना, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें जो है व्याख्या किया गया है, जो आप वेद पढ़ते हैं उस वेद की सारी व्याख्या जो उपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगी। और पुराण इसके बाद की चीज़ें हैं, पुराण की रचना इसके बहुत बाद हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर केवल हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 और 90 कह रहा है, फिर से एक स्टेटमेंट 2 दिया गया है और विचार करने के लिए कह रहा है। पहला कह रहा है कि भारत इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य है, और दूसरा कह रहा है चावल और गेहूं के निर्यात आयात के लिए किसी भी देश को इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य होना जरूरी है। तो सीधे मैं आता हूं मुद्दे पर। भारत जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये दूसरा वाला हिसाब किताब इसका स्टेटमेंट का जो है वो गलत है। क्योंकि किसी भी देश को गेहूँ का आयात निर्यात करना हो तो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ये जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल देख रहे हैं इसकी स्थापना जो है ये बहुत पहले हो गया था। 1949 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। और बाद में चलकर 1995 में 1995 में जो है पहले इसका नाम इंटरनेशनल व्हीट काउंसिल हुआ करता था, ठीक है। गेहूं परिषद के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के रूप में जानी जाती थी। 95 में जाकर ये अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका ग्रेन काउंसिल यानी कि अनाज परिषद के रूप में जानी गई। भारत इसका मेंबर है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इसका एक्चुअल में जो उद्देश्य है वो बस इतना ही है कि ग्लोबल लेवल पर फूड सिक्योरिटी को कायम रखा जाए और मार्केट को स्टेबल रखा जाए। जो फूड मार्केट है उसको स्टेबल रखा जाए, और जो डिमांड एंड सप्लाई है उससे संबंधित डेटा को एनालाइज करते हैं और लोगों को जो है मतलब जो संस्थाएं होती है, देश होता है, उसको ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसका काम जो है ऐसा नहीं है कि गेहूं के आयात निर्यात करना हो तो इसका जो आपको मेंबर होना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे। तो राइट आंसर हो गया आपका ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं हम लोग। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा नवीनतम समावेशित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नवीनतम का मतलब कर रहा है 2023 में, तो 2023 में जो है गरबा डांस को शामिल किया गया है, जबकि दुर्गा पूजा जो है वो 2021 में आ गया था, और दोनों जो है सांस्कृतिक ही है, ठीक है, और अमूर्त है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गरबा डांस, ठीक है। चलिए 80 से लेकर 90 तक का प्रश्न भी जो है सॉल्व हो चुका है। अब 10 प्रश्न बचे हैं, इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं एक छोटे से पैकेज